नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। सितंबर में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। वैज्ञानिकों ने इसकी चेतावनी जारी कर दी है। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा और सरकार बार बार कोरोना नियमों का पालन करने की अपील कर रही है, तो वहीं वैक्सीन लगवाने की अपील भी की जा रही है। इंडिया न्यूज भी सभी दर्शकों से अफवाहों पर ध्यान न देकर टीका लगवाने की अपील कर रहा है। इसीलिए आपकी सेहत की फिक्र हमें है और इसीलिए हम खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर की शुरुआत यहाँ पर कर रहे हैं। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी स्वास्थ्य संबंधित कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, तो हमारे खास शो में डॉक्टर से आप सीधे बात कर सकते हैं। आप वैक्सीन या कोरोना संबंधित कोई जानकारी भी अगर लेना चाहते हैं तो आप डॉक्टर से ले सकते हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। हरियाणा सरकार भी अलर्ट है। सरकार की ओर से क्या तैयारियां की गई हैं, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। ग्राफिक्स के जरिए एक नजर यहां पर डालते हैं कि सरकार ने क्या तैयारियां की हैं। लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने और करवाने की बात लगातार प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से की जा रही है। टेस्टिंग लैब की संख्या बढ़ाई गई है। सरकार की ओर से ये कदम उठाया गया। कोविड देखभाल केंद्रों में भी बढ़ोतरी की गई है। और वहीं आपको बता दें कि कोविड संक्रमण आकलन के लिए एक सर्वे भी तैयार किया गया है, जिससे कि एक्चुअल स्थिति का पता लग सके कि इस वक्त हालात क्या हैं। ई संजीवनी और टेली परामर्श सेवाएं शुरू की गई हैं। टेली मेडिसिन की शुरुआत की गई है। दूसरी लहर को हराने में जो कारगर कदम रहे, सरकार की तरफ से क्या एफर्ट्स किए गए, वो आपको हम बता रहे हैं। और साथ ही साथ तीसरी लहर के चलते क्या तैयारियां की गई हैं सरकार की तरफ से, वो आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं। गरीबों को मुफ्त चिकित्सा और उपचार की सुविधा दी गई है। ऑक्सीजन हेल्पलाइन की स्थापना की गई है सरकार की तरफ से। अगर ऑक्सीजन की कोई दिक्कत आती है तो आप फ़ोन कर सीधे बात कर सकते हैं। टीकाकरण अभियान पर जोर दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो और कहीं ना कहीं जो तीसरी लहर की आशंका अनुमान जताया जा रहा है, उस खतरे को कम किया जा सके। डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर स्थापित किए गए हैं। सभी जिलों के अस्पतालों में 24,000 से ज़्यादा कोविड बेड की सुविधा रखी गई है कि बेड की लोगों को कोई किल्लत ना आए। अगर अचानक से स्थिति खराब होती है तो देखिए हर परिस्थिति के लिए यहाँ पर तैयारी की गई है। अस्पताल और मेडिकल कॉलेजेस में बेड की क्षमता को बढ़ाया गया है। अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में बेड की क्षमता को बढ़ाया गया है। आवश्यक उपकरण, दवाओं की आपूर्ति को सुनिश्चित किया गया है। तो ये कुछ तैयारियां हैं जो सरकार की तरफ से की गई हैं। आने वाले समय में हालात बिगड़े ना और सिचुएशन कंट्रोल में रहे। और जो दिक्कतें लोगों ने झेली हैं, क्योंकि इस बीच कई तरीके की परेशानियां लोगों को सामने आई हैं, और उसी से कहीं ना कहीं सबक लेते हुए, उसी की तैयारी करते हुए कैसे दूसरी लहर में तैयारी की गई है। क्योंकि पहली लहर में जो कमियां रही वो सुधारने की कोशिश कहीं ना कहीं दूसरी लहर में सरकार की तरफ से की गई है। चूँकि ये खतरा अनुमानित नहीं था, दूसरी लहर का जो कहर बढ़ा है वो कहीं ना कहीं उसका अनुमान जो है वो नहीं लगाया गया था। लेकिन अब सरकार जो है हर परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। 13 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनकी कोरोना की जांच की गई है। 450 मोबाइल स्वास्थ्य टीमें बनाई गई हैं। राज्य और जिला स्तरीय निगरानी समितियों का गठन किया गया है। तो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर कुछ कमेटीज़ बनाई जा रही हैं जो पूरी सिचुएशन का एनालिसिस करेंगी। मरीजों की जांच के लिए होम आइसोलेशन टीमें बनाई गई हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जांच हो पाए और लोगों को तमाम वो सुविधाएं दी जाएं जिनकी उनको दरकार है। रोगियों को होम आइसोलेशन किट मुफ्त दी गई। तो ये कुछ कदम है जो सरकार की तरफ से दूसरी लहर के दौरान उठाए गए हैं। और इस दूसरी लहर में जो तैयारियां की गई हैं वो कहीं ना कहीं तीसरी लहर को भी उसके मद्देनज़र रखा गया है, ताकि आगे आने वाले समय में अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो फिर सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे, किस तरह से लोगों की मदद की जाएगी, कैसे लोगों को घर घर तक सुविधा पहुंचाई जाएगी। क्योंकि कोरोना काल में
सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है, तमाम कोरोना के प्रोटोकॉल्स का भी पालन करना है और लोगों तक हर फैसिलिटी भी पहुंचानी है। तो इसी के चलते अब तमाम जो एफर्ट्स किए गए हैं सरकार की तरफ से वो हम आपको बता रहे हैं। ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। 130 ऐसे ऑक्सीजन संयंत्र होंगे जिनको स्थापित किया जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत भी कई जगहों से सामने आई और आगे आने वाले समय में वो दिक्कत बढ़े ना, लोगों को ऑक्सीजन की कोई परेशानी ना हो, इसी के चलते 130 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की योजना यहाँ पर बनाई गई है। अस्पतालों में कोविड जांच और इलाज के रेट तय किए गए हैं ताकि लोगों के साथ लूट खसोट ना हो, क्योंकि हमने देखा कोरोना में किस तरह से भ्रष्टाचारी भी पनपी है, लोगों ने कालाबाजारी भी की है और उन्हीं लोगों को कहीं ना कहीं सबक सिखाने के लिए ये कोशिश सरकार की तरफ से की गई है कि कालाबाजारी ना पनपे, सिस्टम जो है वो पारदर्शी रहे। कोविड देखभाल केंद्रों में भी बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि कोरोना के मामले बहुत तेज़ी के साथ बढ़े तो ऐसे में देखभाल केंद्र जितने भी होंगे उसी से सिचुएशन कंट्रोल में आएगी, लोगों की जांच होगी और जितने भी लोग जांच के दायरे में आएंगे उससे ही कहीं ना कहीं एक्चुअल स्थिति का भी पता चलेगा कि कोरोना को लेकर हालात क्या हैं। उपकरण और दवाइयों के स्टाफ की निगरानी रखी जा रही है। जो भी कोरोना से जुड़े उपकरण हैं उनकी संख्या को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो बेड है, ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर्स हैं, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, इनकी कोई कमी ना रहे। उसको लेकर कुछ नई भर्तियां निकालने की बात भी सरकार की तरफ से कही जा रही है। कई जिलों में ऑक्सीजन के नए प्लांट लगाए गए हैं ताकि देखिए इस कोरोना काल ने साफ तौर पर हमें ऑक्सीजन की अहमियत को सिखाया है, हर शख्स को बताया कि ऑक्सीजन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसे में ऑक्सीजन की कोई दिक्कत ना आए, कोई किल्लत ना आए, इसको लेकर कोशिश यहाँ पर हो रही है कि नए ऑक्सीजन संयंत्र जो हैं वो स्थापित किए जाएं। उपकरण और दवाइयों के स्टॉक की भी निगरानी रखी जाए कि कितना स्टॉक अवेलेबल है। देखिए हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में हमारे साथ दो खास मेहमान आज जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दमनजीत कौर फिजिशियन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। डॉक्टर नाबाजीत तालुकदार कार्डियोलॉजी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर दमनजीत, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। देखिए आज त्योहार का दिन है, जन्माष्टमी का दिन है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि त्योहारों के साथ साथ कहीं ना कहीं कोरोना का खतरा भी बढ़ रहा है। सबसे पहले तो आपका रिएक्शन मैं मैम इसी पर चाहूंगी कि जो लोग लापरवाही दिखा रहे हैं त्योहारों के इस सीजन में, ये खतरा कितना भारी आगे आने वाले समय में हो सकता है? नमस्ते जी, बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। ये बिल्कुल ठीक रहेगा कि जैसे जैसे त्योहारों का टाइम आता है लोगों की लापरवाही बढ़ जाती है। पर्टिकुलरली जैसे इस समय पे नंबर ऑफ कोरोना केसेस कम है तो लोग और ज़्यादा लापरवाह हो गए हैं। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब लोग भूलते ही जा रहे हैं। हर जगह पे भीड़ हमें वापस नज़र आ रही है, बाज़ारों में भीड़ है, मास्क बिल्कुल पहनना नहीं पसंद कर रहे। लेकिन हम हमेशा देखते हैं जब भी ऐसे कोई फेस्टिवल्स आते हैं उसके 10 दिन 15 दिन बाद फिर से केसेस की पीक आनी शुरू हो जाती है। केरला इस समय हमारे सामने एक लाइव एग्जाम्पल है, हमें वहाँ से सीखना चाहिए और बिल्कुल भी अपने जो है कि अपनी सावधानी को कम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नियमों का पालन करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना चाहिए, मास्क के बिना घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जब हो सके हाथों को हम समय पे धोते रहें और जो लोग अभी तक भी वैक्सीनेट नहीं हुए हैं बिल्कुल मैं उनसे अपील करना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी खुद को वैक्सीनेट कराएं, तभी हम थर्ड वेव को मिनिमाइज कर पाएंगे, नहीं तो बहुत जल्दी आ जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर दमनजीत, आप बहुत सही कह रही हैं, चूंकि लोग लापरवाही बरत रहे हैं और ऐसे में वैक्सीनेशन ही कहीं ना कहीं एक सुरक्षा चक्र जो है वो बचा हुआ है। डॉक्टर नाबाजीत तालुकदार, आपके पास मैं आना चाहूँगी। देखिए कोरोना के खतरे का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, साथ ही साथ इसको त्योहारों से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन जब वैक्सीनेशन की बात आती है तो वैक्सीनेशन जितना होना चाहिए था उससे कहीं ना कहीं हर जगह पर कम ही नज़र आ रहा है। तो आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग वैक्सीनेशन से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं? अभी भी हम देखते हैं कि हमारे खासकर इस शो में भी बहुत सारे लोगों के फोन कॉल्स आते हैं जो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन से घबरा रहे हैं। ओके, जन्माष्टमी का शुभकामनाएं के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन एक अति जरूरी और आवश्यक चीज है करंट कॉन्टेक्स्ट में जी। कारण एकमात्र वैक्सीनेशन ही ऐसा साधन है जो आपको इस बीमारी और इसके कहर से बचा सकती है।
वैक्सीनेशन खाली बीमारी का नहीं, इसकी जो स्प्रेड है, इसकी जो ड्यूरेशन है, इसकी जो सीवियरिटी है, सबको कम करेगी जी। अब ये इसी प्रकार का डर, एक्चुअली कोई भी नया बीमारी आती है, जैसा कि HIV आए थे हमारे यहाँ 20, 25, 30 साल पहले, तो लोगों का डर था। HIV संक्रमित लोगों से लोग बात नहीं करते थे। ग्रेजुअली वी लर्न टू फाइट विद द डिजीज। ऐसा ही वैक्सीन लेके जो लोग घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, उनको ये डर मन से निकाल देनी चाहिए। जो डर है अनफाउंडेड डर है। साइंटिफिक एडवर्स इफेक्ट वैक्सीन का अभी तक मिली नहीं। हाँ, कार्यकर्ता जो वैक्सीन का है वो कुल मिला के 60-70% है, बट इसकी कोई हार्मफुल इफेक्ट अभी तक निकला नहीं। बिल्कुल। 2-4 रिपोर्ट जो क्लॉटिंग का आए थे वो इंडिया में हमें दिखाई नहीं दिया। अभी तो दिल्ली का करीब 50% लोग वैक्सीनेट हो गए एंड एवरीबॉडी फाइन। ठीक है, जीन से एक दर्शक इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका क्या सवाल है? हेलो जी। हेलो जी, अपनी बात रखिए, आप सवाल कीजिए। हाँ सर, मैं ये कहता था, मैं टीवी पे देख रहा हूँ प्रोग्राम ये न्यूज हरियाणा जी। तो मैंने टिक्का लगवाया था कोविड का। हेलो जी, बिल्कुल हम सुन रहे हैं, आप अपना सवाल कीजिए। 8 मार्च को लगाया था। ठीक है। फिर मेरे हो गया रिएक्शन। मैंने CMO पालाराम है सिविल हॉस्पिटल में, उन्होंने उससे भी संपर्क कराया और मैं 1-1.5 महीने में जाकर रिएक्शन से ठीक होया। तो मैंने ये दोबारा टिक्का लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए अब? ठीक है, डॉक्टर दमनजीत से इसका हम जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर दमनजीत, इनका कहना ये है कि इन्होंने 8 मार्च को फर्स्ट डोज ली है वैक्सीनेशन की, लेकिन 1-1.5 महीने से इनको एलर्जी रही। अब क्या ये वैक्सीन की दूसरी डोज लें, और लें तो कब लें, ये सवाल है इनका। रिएक्शन क्या था, क्या ये उसे थोड़ा और डिटेल में बता पाएंगे हमें? जी, अगर वो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हम चाहते हैं कि आप जरा बताइए कि आपको क्या रिएक्शन हुआ था। रिएक्शन ये था सर, सारा बिल्कुल खुजली हो गई थी, पानी जमानो खुजली हो गई थी बिल्कुल जी, और शरीर समझ सूज सा गया था। शरीर में स्वेलिंग और खुजली की समस्या हो गई थी। ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है, रादर ये क्लियर कॉन्ट्राइंडिकेशन यही है कि आपको फिर सेम वैक्सीन दोबारा नहीं लेना चाहिए। जौन सा आपने वैक्सीन पहले लिया था वो आप रिपीट नहीं ले सकते। आपको अपने क्षेत्र के CMO के पास आपने रजिस्टर किया, इस रिएक्शन को डॉक्यूमेंट किया, ये अच्छा किया, लेकिन सेकेंड डोज से दोबारा रिएक्शन होने का चांस रहता है। एक कंफर्म आपको जरूर करना चाहिए डॉक्टर के पास जाने से कि क्या सही में ये वैक्सीन का रिएक्शन था या नहीं। अगर यही कंफर्मेशन है कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन था, तो दैट इज ओनली कॉन्ट्राइंडिकेशन कि आपको फिर सेकेंड डोज नहीं लेनी इस वैक्सीन का। फिर आपको दूसरा जो वैक्सीन अवेलेबल है उसका टेस्ट डोज देके फिर आपको वैक्सीनेट किया। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि उनको उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर नावाजीत, आपके साथ पास में आना चाहूँगी। देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत सारे लोगों का सवाल आता है, वैक्सीनेशन को लेकर उनको एलर्जी हुई है, लेकिन जो टाइम की ड्यूरेशन होती है, क्या वो कुछ स्पेसिफिकली आप आज दर्शकों को बताना चाहेंगे? क्योंकि अगर आपका बहुत लंबा चलता है इन्फेक्शन तो आप उसको कोरोना की वैक्सीनेशन से जोड़कर ना देखें। बहुत से डॉक्टर्स ये सलाह देते हैं, आपकी क्या सलाह है कि अगर ऐसा कोई रिएक्शन आता है, कोई दिक्कत आती है, तो फिर उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? देखिए, वैक्सीन का जो रिएक्शन है, एक तो सिग्निफिकेंट है और दूसरा नॉन सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट मतलब आपको जो चीज परेशान करे, नॉन सिग्निफिकेंट मतलब आपने वैक्सीन लगा लिया, जगह पे थोड़ा सा दर्द हुई और आपको कैसा कैसा लगने लगा, फिर ठीक हो गया, वो सब नॉन स्पेसिफिक रिएक्शन है। ये अगर होती है तो दोबारा ठीक है। बट अगर कोई स्किन रिएक्शन हुई है, किसी को सांस का तकलीफ हुई है, किसी को लंबा समय। डॉक्टर नावाजीत, मैं आपके पास आऊंगी। रोहतक से तरनप्रीत एक दर्शक जुड़ गई हैं, उनका सवाल ले लेते हैं पहले। तरनप्रीत जी, क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैम, मेरा ये सवाल है डॉक्टर साहब से कि अगर हमने कोवैक्सीन दोनों वैक्सीन लगवा ली है तो जो तीसरी लहर की संभावना है वो उसमें हम कोवैक्सीन में हम कितने टाइम तक सेफ है?
डॉक्टर नाबाजीत, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, लोगों को भरोसा नहीं हो रहा। दोनों वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि वो कितने सेफ हैं, और बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर बूस्टर डोज की जरूरत आन पड़ी है। तो लोगों को एक डर ये भी सता रहा है कि क्या उनको वैक्सीनेशन के बाद भी कोई डोज की जरूरत पड़ेगी। देखिए, अभी तक जो भी डाटा अवेलेबल है उसमें 70% तक आप प्रोटेक्टेड हो। 100% प्रोटेक्शन कोई वैक्सीनेशन देता नहीं है, इस पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन ये वैक्सीन लगने से आपकी जो बीमारी का कहर है वो कम हो जाएगी और आपकी नीड फॉर हॉस्पिटलाइजेशन कम हो जाएगी जी। बीमारी की एडवर्स इफेक्ट्स कम हो जाएगी। साथों साथ आपका जो जिंदगी का खतरा है वो काफी हद तक कम होगी। करेंटली इसके अलावा हमारे पास और कोई ठोस कदम है नहीं। सो वैक्सीन इज इम्पोर्टेंट, 100% इम्पोर्टेंट। ठीक है, पंचकुला से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, संदीप। संदीप जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। जी नमस्ते मैडम, ये क्वेश्चन है कि मेरी मैडम को ना 27 जुलाई को फर्स्ट वैक्सीन लगी थी कोवैक्सीन की। ठीक है। तो कोवैक्सीन उसके बाद फिर सेकंड जब उनकी ड्यू हुई सेकंड डोज, तब वो प्रेग्नेंट हो गए हैं। तो बीच में सुनने को आया था कि कोवैक्सीन की डोज है ना वो प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं लगा सकते। तो इसके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन हो प्लीज कंसल्ट कर लीजिए। ठीक है, डॉक्टर दमनजीत से जवाब ले लेते हैं इसका। डॉक्टर दमनजीत, आप जवाब देंगी? अभी अलाउड है, अभी ये स्टडीज हैं कि प्रेग्नेंट फीमेल्स भी वैक्सीनेट करा सकती हैं खुद को। अभी कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, मना नहीं है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स वैक्सीन नहीं लगवा सकते, ऐसी बात नहीं है। तो वो सेकेंड डोज ले सकती हैं। बिल्कुल। देखिए, प्रेग्नेंट जो विमेन है उनका बहुत बार सवाल आता है डॉक्टर दमनजीत, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहती हैं कि वो वैक्सीन लें या ना लें। ये आपने अभी साफ कर दिया और हम उम्मीद करते हैं कि इनको इनके सवाल का जवाब मिला होगा। देखिए डॉक्टर दमनजीत, ये ऐड करना चाहूंगी एक बात कि जो सेकेंड लेयर आई तो हमने इसमें देखा है कि जिन प्रेग्नेंट लेडीज को या इमीडिएट जो जस्ट पोस्टपार्टम पीरियड में थी, जो प्रेगनेंसी के एकदम बाद आई थी, उनमें कोविड की सिवियरिटी भी ज्यादा थी, ज्यादा घातक था एज कम्पेयर इस एज ग्रुप में जिन और लोगों को हुआ हो जी। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, ICMR है, उन्होंने प्रेग्नेंट लेडीज को भी कोविड का वैक्सीन लेने के लिए अलाउ कर दिया। लेकिन एक और सवाल यहाँ पर डॉक्टर दमनजीत मेरा है कि अगर प्रेग्नेंट विमेन, हालांकि तो वैक्सीनेशन के बाद बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये जानते होंगे, समझते होंगे कि वैक्सीनेशन के बाद भी एहतियात बरतनी बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग ऐसे हैं वैक्सीनेशन के बाद बेफिक्र होकर घूमते हैं, लेकिन 3 से 4 दिन उनको भी बहुत ज़्यादा संजीदगी से रहने की, बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। आप क्या ऐसे लोगों को सजेशंस देना चाहेंगी जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा लिया है, उसके बाद कैसे अपना ख्याल रखें? जी, जब वैक्सीनेशन कराते हैं तो इमीडिएट बाद तो कई माइनर साइड इफेक्ट्स आते हैं, जैसे कि उस आर्म में पेन हो सकता है, फीवर आ जाता है, थोड़ा बॉडी एक्स रह सकते हैं, जुकाम जैसा रह सकता है। तो ये सब ऐसे सिम्टम्स हैं जो रेस्ट से या सपोर्टिव ट्रीटमेंट से, जैसे कि पैरासीटामोल ले लिया, थोड़ी सिकाई कर ली, उससे ठीक हो जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बहुत ज़्यादा मेजर साइड इफेक्ट्स इंडिया में एटलीस्ट रिपोर्ट नहीं हुए हैं कि हमें बहुत ज़्यादा सज रहना पड़े। अगर किसी को नोन हाइपर सेंसिटिविटी है, कोई नोन पेशेंट है जिसको ऑलरेडी कई ड्रग्स से एलर्जी की हिस्ट्री है, कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें कई ड्रग्स बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट करते हैं, तो वो अपनी हिस्ट्री जहाँ वैक्सीनेट कराने जा रहे हैं वहाँ डॉक्टर को इन्फॉर्म करें ताकि वो अप्रोप्रिएट मेजर्स अपने ले पाएँ। सेकंड, वैक्सीनेट जब हम दोनों डोज लग जाते हैं। ठीक है डॉक्टर दमनजीत, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। इसी बीच फरीदाबाद से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्या सवाल है आपका? हेलो जी, अपना सवाल रखिए। ये सवाल है। हाँ जी 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 हेलो जी, बिल्कुल हम सुन रहे हैं, अपना सवाल पूछिए। सवाल ये है जी, हमारी मैडम है, हमारी वाइफ, उनको दमा की प्रॉब्लम है जी, अस्थमा की। उनको क्या वैक्सीन लगा सकते हैं? बिल्कुल लगवा सकते हैं। डॉक्टर नाबाजीत और डिटेल में बताएंगे। बल्कि जो भी पेशेंट दमा की हो, रेस्पिरेटरी डिजीज को हो या हार्ट डिजीज का पेशेंट हो, उनको वैक्सीन लगाना और ज्यादा जरूरी है। कारण अगर इस मरीज को कोविड लगेंगे
तो इनकी चांस ऑफ सिवियरिटी इज मोर। सो अगर दमा की पेशेंट है, लंग की पेशेंट है, हार्ट की पेशेंट है, उन सब पेशेंट को वैक्सीन लगाना अत्यावश्यक और जरूरी है। बिल्कुल। अब डॉक्टर दमनजीत, आपका मैं रुख करूंगी। देखिए, वैक्सीनेशन के बाद किस तरह से ख्याल रखें, उस पर हम चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे। मैंने आपको बीच में रोका, मैं चाहती हूँ अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी हाँ, मैं यही कह रही थी कि जब दोनों डोज लग जाते हैं उसके भी 15 डेज के बाद अराउंड हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनना शुरू होते हैं। तो एक तो ये नहीं करना है कि वैक्सीनेट लग गया है तो हम बेधड़क घूमे, जैसे हमने पर्यटक स्थलों पे देखा था कि लोग घूम रहे थे और ये कह रहे थे कि हमें तो दोनों डोज वैक्सीन के लग चुके हैं, अब हम सेफ हैं तो अब हम घूम सकते हैं। सर भी बार बार यही बोल रहे हैं और सब न्यूज में भी आता है कि कोई भी वैक्सीन 100% आपको प्रोटेक्शन नहीं देता। वैक्सीन आपको सिवियर डिजीज होने से रोक देता है। ऐसा हो सकता है कि आपको बीमारी हो लेकिन आपको आईसीयू का रुख ना करना पड़े, या आपको घातक ना हो ये बीमारी, ऐसा हेल्प ये वैक्सीन कर देता है। लेकिन 100% आप सेफ रहे ऐसा वैक्सीन कोई भी नहीं बना है, और किसी भी बीमारी का ऐसा कोई 100% सेफ वैक्सीन है ही नहीं जी। तो हमें वैक्सीनेट करके अपने आप को बिल्कुल ये नहीं सोचना कि हम 100% प्रोटेक्टिव हैं अगेंस्ट कोविड, हमें अपनी एहतियात पूरे बरतने ही हैं। बिल्कुल। करनाल से सीमा, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीमा जी, क्या सवाल है आपका? मैम, मैंने पहली डोज वैक्सीन की ली थी, तो मेरे बाजू में बहुत ज्यादा पेन है, बाजू आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी नहीं उठती मेरी। कितने समय पहले आपने डोज ली थी? ये मैंने हो गया, मेरे को 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने से दिक्कत आपको आ रही है? हाँ जी। डॉक्टर नाबाजीत, जवाब देंगे आप? हाँ, ये अनलाइकली दैट ये वैक्सीन का इफेक्ट है। आप किसी ऑर्थोपेडिशियन या किसी को दिखा लीजिए। मुझे लगता है कि आगे पीछे अगर आपका शोल्डर मूव नहीं कर रहा है तो उसको हम जनरली फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। आप एक बार किसी ऑर्थोपेडिशियन से कंसल्ट कर लीजिए, ये वैक्सीन रिलेटेड इफेक्ट लग नहीं रहा है। तो बहुत से लोगों को ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी दुविधा रहती है कि अगर कोई भी दिक्कत परेशानी उनको आ रही है तो वो उसको वैक्सीनेशन से जोड़कर देखने लग जाते हैं। हाँ, एक्चुअली जोड़ के देखने लगते हैं। होता क्या है कि इनको शायद कोई जॉइंट का प्रॉब्लम पहले से रहा होगा और वैक्सीन लगी, वैक्सीन लगने पे 2 दिन अपने बाजू को हिलाया नहीं और जकड़न लगी। दिस इज वेरी कॉमन। अगर जकड़न आ गई, इसकी भी इलाज इजी है, सिंपल फिजियोथेरेपी द्वारा या कोई जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसके द्वारा बहुत इजीली इसकी निरामय हो जाती है। तो ठीक है जी। इस प्रकार का कुछ होने से बगल में अगर कोई हड्डी विशेषज्ञ है या शोल्डर विशेषज्ञ है, उनकी सलाह लीजिए। ठीक है डॉक्टर नाबाजीत, हम आएंगे आपके पास। अभी एक दर्शक हमारे साथ करनाल से जुड़ गए हैं, क्या सवाल है आपका? जी, अपना सवाल कीजिए। लगता है किसी तकनीकी खामी के चलते उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। डॉक्टर दमनजीत, आपका मैं रुख करना चाहूँगी। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन ले ली है, दोनों वैक्सीन ले ली हैं, लेकिन बहुत बड़ा एक सवाल जो है लोगों के अंदर रह जाता है कि जो गैप आ जाता है, चाहे वो किसी टेक्निकल खामी की वजह से आए, स्लॉट नहीं मिल रहा लोगों को, या फिर वो लगवा नहीं पाए अपनी दूसरी डोज, तो उसमें जो गैप है, दोनों वैक्सीन के बीच में जो गैप है, उसको लेकर आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी कि कितना समय होना चाहिए? हालांकि इसको लेकर अलग अलग स्टडीज, अलग अलग दावे आ रहे हैं, आपकी ओपिनियन क्या कहती है? मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम लोग यही देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद अलग अलग ड्यूरेशन आ जाता है, अलग अलग स्टडीज आती है, क्योंकि ये न्यू डिजीज है। इसके बारे में जो भी डाटा है रिसेंट डाटा है और लगातार रिसर्च चल रही है। तो जो कोवैक्सीन है इसका तो फिक्स ही चल रहा है कि 6 हफ्ते पे डोज लगती है, 4 से 6 हफ्ते पे नेक्स्ट लगती है। जो कोविशील्ड है इसका डाटा थोड़ा वेरी कर रहा है। शुरू में 6 वीक्स था, फिर 8 वीक्स और अब 12 वीक्स है। तो अब फिर लेटेस्ट आ रहा है कि जहाँ नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा है, शायद गैप बिटवीन दी 2 डोजेस रिड्यूस करने की बात चल रही है जी। तो गैप हैज़ टू बी देयर ताकि हमारे इम्यून सिस्टम उसके लिए प्रिपेयर रहे, लेकिन शायद लंबा गैप होना उतना इफेक्टिव नहीं रहता, पर्टिकुलरली अगर हम 3rd डे को बहुत करीब देखते हैं
तो शायद ड्यूरेशन को थोड़ा कम किया जाएगा, मे बी 8 to 10 वीक्स वापस कोविशील्ड का आए, ऐसा रिसेंटली स्टडीज में भी आया है। ठीक है, करनाल से बलराम एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम जी, क्या सवाल है आपका? मैडम जी, मैंने अब ये वैक्सीन लगवाई थी जी। ये वैक्सीन लगवाई थी मैंने 7 तारीख को लगवाई थी जी। ठीक है। तो मेरा उसके बाद मेरा बुखार चढ़ा, बुखार मेरा कम से कम 22 तारीख तक बुखार चढ़ा जी। 7 को आपने वैक्सीन लगवाई थी? जी 7 को लगवाई थी, 22 तारीख तक मेरा को बुखार चढ़ा जी। अच्छा। मैंने दवाई भी ली, उसकी वजह से मेरी प्लेटलेट्स भी घटी जी। तो मैं ये दोबारा जो दूसरा टिक्का लगेगा ये मैं लगवाऊं या ना लगवाऊं? ठीक है डॉक्टर नावाजीत, देखिए बहुत सारे लोग जो कि कोविड की वैक्सीनेशन लगवाते हैं, उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस उनको आते हैं, जाहिर तौर पर कुछ लोगों को घबराहट के कारण आते हैं, कुछ लोगों को नेचुरली आते हैं। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? अब ये जो दर्शक हमारे साथ कपिल जुड़े हैं, उनका कहना है कि 7 को मैंने वैक्सीन लगवाई, मेरे को 22 तारीख तक बुखार आया, उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि मैं वैक्सीन लूँ तो कब लूँ? ओके, तो 22 तारीख तक अगर बुखार आया है, स्किन कोई चेंजेस नहीं हुआ, सांस में तकलीफ नहीं हुआ, ये कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिजीज नहीं है। वैक्सीन का जरिए एक्चुअली हम क्या कोशिश करते हैं कि शरीर में वही चीज़ की जो कोरोना वायरस जो कर सकते हैं शरीर में, उसी चीज़ को रेप्लिकेट किया जाता है वैक्सीन से। तो कुछ कुछ पेशेंट्स में ये एक्सप्रेस होता है, कुछ कुछ पेशेंट्स में एक्सप्रेस नहीं होती, और ऊपर से एंटीबॉडी प्रोडक्शन का मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है। तो इनमें अगर बुखार रहा है लंबा समय तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सांस में तकलीफ नहीं हुआ, कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन नहीं हुआ, ये हम करेंटली 3 महीना या 8 हफ्ता का जो भी वो है ड्यूरेशन है, उसमें यूजुअल ड्यूरेशन में लगा सकते हैं। जनरली सेकेंड डोज लगने के बाद इसकी जो पहले डोज में जो बीमारी हुई थी वो सेकेंड डोज के बाद कम हो जाती है, कम होती है, शायद बुखार ना भी आए। तो उनको बोलिए कि उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल घबराइए ना, ये एक प्रकार की अच्छी चीज है कि आपका शरीर रिएक्ट अच्छा कर रहा है, उसकी मतलब आपकी एंटीबॉडीज बन रही है। तो आपका जो शरीर का सेना वाहिनी है, प्रतिरोध क्षमता का जो सेना वाहिनी है, वो ओवर दी ज्यादा एंथुसियास्टिकली काम कर रहे हैं, ये अच्छी चीज है। तो आप जो 2-3 महीने का जो भी आपको टाइम दिया गया है, उसी टाइम से आप अपना सेकेंड वैक्सीन कराएं। इसी बीच यमुनानगर से प्रमोद एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, मैंने 25 तारीख को डोज लगाई थी कोविड। ठीक है। उसके बाद मेरे अभी मैडम 5-6 दिन हुए मैडम, उसके बाद मतलब टांग में और बाजू में दर्द होता है जी, तो मैं जोड़ों के दर्द की दवाई वगैरह ले सकता हूँ जी? आप बिल्कुल डॉक्टर दमनजीत, देखिए इनको वैक्सीनेशन के बाद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप, इनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? जी, आमतौर पे ये जो दर्द होते हैं बहुत ज़्यादा सीवियर तो नहीं होते, हल्के फुल्के होते हैं, 4-5 दिन में तो सेटल हो जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा है तो ये सिंपल पैरासीटामोल ले सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ एहतियात की ज़रूरत या कुछ स्पेशल प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये वही बात है कि नॉर्मल बॉडी का रिएक्शन है, बॉडी को एक इंसल्ट मिली है, बॉडी उसके अगेंस्ट काम कर रही है, तो इम्यून सिस्टम फंक्शन में आ रहा है, तो ये सिम्टम आ रहे हैं। इसके लिए डरने की या बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत दर्द है तो ये एक पैरासीटामोल ले सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं निकले। ठीक है। देखिए डॉक्टर दमनजीत, अभी डॉक्टर नावाजीत से भी हमने सवाल किया वैक्सीनेशन को लेकर। एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से निकल आता है कि वैक्सीनेशन को लेकर ये गैप की बात हमने की कि कितने दिन बाद आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं, एक डोज के बाद दूसरी डोज, लेकिन सवाल ये भी है कि बहुत से लोग एक डोज के बाद दूसरी डोज को इग्नोर कर देते हैं, वो नहीं ले रहे हैं दूसरी डोज। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सुरक्षा चक्र तो हालांकि तभी पूरा होगा जब दोनों वैक्सीन की डोज आप लेंगे, लेकिन लोग लापरवाही बरत रहे हैं, कहीं ना कहीं डर कह सकते हैं या फिर लापरवाही कह सकते हैं। इसी बीच एक दर्शक हमारे साथ हिसार से पूर्णमल जुड़ गए हैं। क्या सवाल है पूर्णमल जी आपका? मैडम मैं पूछना चाह रहा हूँ, मेरे 2 डोज लगी है, दोनों में मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई।
और मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं तीसरी डोज लगवाऊँ तो क्या रहेगा? तीसरी डोज तो अभी जरूरत खैर नहीं आई है, अगर बूस्टर डोज की जरूरत आएगी तो फिर आपको हम बताएंगे, हम उस पर भी चर्चा कर रहे हैं अपने डॉक्टर्स के साथ कि क्या जरूरत आन पड़ी। अभी 2 डोज काफी हैं आपके लिए, आप सुरक्षित हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर दमनजीत, आप सवाल का जवाब देंगी जो मैंने आपसे किया पहले। अभी जी जी जी, अगर हम सिंगल डोज ही लेते हैं तो वो कोविड के अगेंस्ट हमें इतना प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। ये जरूर कहा जा रहा है कि जिन पेशेंट्स को ऑलरेडी कोविड हो चुका है उनको फर्स्ट डोज ऑफ कोवैक्सीन 2 डोजेस की तरह काम करती है, लेकिन जिनको कभी कोविड भी नहीं हुआ और सिंगल डोज ले रहे हैं तो उन्हें बिल्कुल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। जो प्रोटेक्शन की स्टडीज हैं, जो भी रिसर्च डाटा है, वो यही कहता है जिन पेशेंट्स को दोनों डोज लग गई थी, जिनको 15 दिन हो चुके थे, उन्हें बेटर रिजल्ट्स मिले हैं, उन्हें प्रोटेक्शन मिला है सेकेंड वेव के दौरान, उन्हें सिवियर डिजीज नहीं हुआ है। हमने आईसीयू में भी वही पेशेंट्स देखे हैं जो वैक्सीनेट नहीं थे या सिर्फ सिंगल डोज लगी थी जी। 2 डोजेस के बाद हमें आईसीयू में कोविड के पेशेंट नहीं दिखे। इसका मतलब यही है कि सिवियर डिजीज से 2 डोजेस जिन्होंने ली है वही पेशेंट ही प्रोटेक्ट हो पाते हैं, सिंगल डोज इतना प्रोटेक्शन नहीं दे पाता। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर नाबाजीत, देखिए अगर आप दूसरी डोज नहीं लेते हैं तो क्या आपकी इम्यूनिटी पर भी असर पड़ सकता है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरी डोज में देरी कर देते हैं, उसका असर इम्यूनिटी पर कितना पड़ता है? इम्यूनिटी का ऊपर दूसरा डोज अगर ना ले तो वैक्सीन का जो कार्यकर्ता है, मतलब 70-80% जो भी काम कर रहा है वो काम नहीं होगी। एक डोज पार्शियल प्रोटेक्शन देंगी। ये तो ऐसा बात हो गया कि आपका शरीर में कहीं पे इन्फेक्शन हो गया, मान लो फोड़ा फुसी हो गया, आपको एंटीबायोटिक लेना है 5 दिन के लिए या 7 दिन के लिए, जो भी ड्यूरेशन है। आप अगर 2 ही खुराक खा के बैठे रहोगे, उसकी तो जो रोग निरामय पूरा नहीं होगी, मतलब आधा आधा सूख के रह जाएगा, घाव रह जाएगी। सिमिलरली वैक्सीन अगर आपने एक ही डोज लेके दूसरा डोज नहीं लिया तो एक ही डोज का इफेक्टिविटी इतना ज्यादा नहीं होगी। बट रिसर्च हैव शोन दैट अगर जो बंदे कोई वैक्सीन नहीं लिया उसकी कंपैरिजन में इवन सिंगल डोज इज गुड। सो किसी भी तरीका से आपको वैक्सीनेशन करवानी है और तो और ये बहुत जरूरी है कि दूसरी डोज ऑफ वैक्सीनेशन भी आपको मिले। एक वैक्सीन आया हुआ है जो स्पुतनिक का सिंगल डोज वेरिएंट है, वो इंडिया में पार्शियल अवेलेबिलिटी। ठीक है। भागलपुर से अभिनंदन एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनंदन जी, क्या सवाल है आपका? आपको हेलो जी, हेलो अभिनंदन, अपना सवाल कीजिए आप। वो वैक्सीन जी मैम बोल रहे थे कि जैसे कि ये तो फीवर तो देखते हैं, जो भी इंजेक्शन जो ले रहा है, फीवर तो किसी को ज्यादा आ जाता है, किसी को कम आ जाता है, जिसके वजह से हम तो इंजेक्शन नहीं ले रहे हैं, मतलब डर रहे हैं अपने आप में। तो क्या मतलब इसका आगे अभी भी प्रभाव पड़ सकता है या क्या होगा इसका? देखिए, डर का जो असर है वो तो साफ तौर पर देखा जा सकता है। आप सही कह रहे हैं, वैक्सीनेशन के से लोग घबरा रहे हैं और उस पर हम डिस्कस भी कर रहे हैं अपने डॉक्टर्स के साथ। डॉक्टर नाबाजीत, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, वही कह रहा था कि जो सेकेंड डोज है उसको लेना अत्यावश्यक है, नहीं तो पूरा कार्यागर काम नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर दमनजीत, आप बात यह है कि ये जो डर है, बिकॉज हमने दोनों वेव देखे और वैक्सीनेशन का रिजल्ट भी देखे। मैंने खुद भी वैक्सीनेशन लिया हुआ है, मेरा परिवार पर माय फादर, मैं जो भी है, सारे परिवार, एक्सटेंडेड परिवार, सबको वैक्सीनेट किया हुआ है। हमारे परिवार में अभी तक कोई हमने देखे नहीं है एडवर्स सीरियस इफेक्ट्स। पूरी दिल्ली का जो रजिस्ट्री है उसमें कोई सीरियस इफेक्ट नहीं है। अफवाहें ज्यादा है और बेमतलब की डर ज्यादा है। लोगों से ये विनती है कि लोग बेमतलब का, बेबुनियाद जो डर है उसको मन से बाहर निकाले। बिल्कुल, ये डर बहुत बहुत खतरनाक है। आप बहुत सही कह रहे हैं। हिसार से पंकज एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है सर। हेलो, बिल्कुल, सवाल कीजिए आप। अपनी मैडम को लगवानी या नहीं लगवानी सर? उसके बच्चा दूध ले रहा है।
ठीक है, मैं डॉक्टर दमनजीत से जवाब ले लेती हूँ। डॉक्टर दमनजीत, आप इनके सवाल का जवाब देंगी। इनकी वाइफ जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं अभी, तो क्या ये ले सकते हैं वैक्सीनेशन? वो ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल 100% लेना चाहिए जी, इनको बिल्कुल आप जाइए और वैक्सीनेट करें, कोई उसमें आपत्ति नहीं है, वैक्सीनेट करवाना चाहिए। बिल्कुल। और डॉक्टर दमनजीत, एक और बात कई रिसर्च में सामने आई है कि अगर माँ के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं तो फिर बच्चे के अंदर भी एंटीबॉडीज बनती हैं। ऐसे आपका ओपिनियन इस पे क्या कहता है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर माँ में एंटीबॉडीज होती हैं तो वो ब्रेस्ट मिल्क से भी, इवन जब प्रेग्नेंट फीमेल्स जिनको कोविड हुआ है या जो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, उनके बेबीज में भी एंटीबॉडीज बनती हैं। तो ये मदर से बल्कि बच्चे के लिए गिफ्ट है, तो मदर के लिए वैक्सीनेट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जीन से वेद प्रकाश, एक दर्शक डॉक्टर दमनजीत जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनसे सवाल ले लेते हैं। वेद प्रकाश जी, क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार मैडम जी। मैडम, मेरा सवाल है कि मैं जैसे किडनी की प्रॉब्लम और लीवर इन्फेक्शन मेरे को है, एलर्जी प्रॉब्लम है। क्या जैसे मैं कोरोना पेशेंट रहा भी हूँ, पहले रिकवर हो गया, तो कौन सी वैक्सीन लगवानी सही रहेगी और क्या मैं लगवा सकता हूँ इस पोजीशन में? कितना समय हुआ है आपको कोरोना से रिकवर हुए? लगभग 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए हैं। डॉक्टर नावाजीत, आप इनके सवाल का जवाब। 4 महीने अगर हो गए, आप आराम से वैक्सीन लगा सकते हो। खाली वैक्सीन लगाने का समय आपकी पीलिया या जॉन्डिस या एक्टिव कोई डिजीज नहीं होना चाहिए। ये बेहतर है कि एक्टिव कोई डिजीज ना हो। क्रॉनिक डिजीज जो भी हो, अगर आप किडनी पेशेंट हो, जैसे आप बता रहे हो, किडनी पेशेंट के लिए ये तो और जरूरी है, बिकॉज ऑलरेडी एक प्रॉब्लम आपका है, यू आर ऑलरेडी इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट, आपको तो वैक्सीन लगना बहुत जरूरी है। ठीक है। डॉक्टर दमनजीत, आपसे मेरा सवाल है, देखिए बहुत सारे लोग हैं वैक्सीनेशन के बाद एंटीबॉडीज़ किसी में बनती हैं, किसी में नहीं बनती हैं, वो लोग घबरा जाते हैं। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट एक बात कहते हैं कि केवल एंटीबॉडीज़ ही आपकी इम्यूनिटी का मार्कर नहीं है। तो आपका क्या ओपिनियन है, एंटीबॉडीज़ को कैसे लोग अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इस समय पर, कोरोना के समय पर? क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें एंटीबॉडीज़ नहीं बन पाती। जी, मैं बल्कि आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये कहना चाहूँगी कि एंटीबॉडीज हम टेस्ट करवा ही क्यों रहे हैं। कहीं भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप अपनी एंटीबॉडीज टेस्ट कराओ। हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम अलग अलग तरह से काम करता है। एंटीबॉडीज में आप प्रिमोर्टल इम्यून सिस्टम, जो कि मतलब आप देख रहे हो कि जो ब्लड में एंटीबॉडीज ने, आप सिर्फ उसको टेस्ट कर रहे हो जी। इसके अलावा हमारे बॉडी सिस्टम में एक सेलुलर इम्यूनिटी भी होती है, जो अलग तरह के सेल्स होते हैं, जो पुलिसमैन सेल्स आप बोल सकते हैं, जो कि जो भी हमारे बॉडी में वायरस आए, बैक्टीरिया आए, उसके अगेंस्ट काम करते हैं। तो ये जो वैक्सीन होते हैं उस सिस्टम को भी एक्टिवेट करते हैं। और ऐसा भी स्टडीज में आया है कि जैसे 6 मंथ या 7 मंथ के बाद जिन लोग को, जैसे डॉक्टर्स को जैन में ही फर्स्ट डोज वैक्सीन लग गया था, इवन सेकेंड डोज के बाद भी हम लोग को मोर देन 6 मंथ्स हो गए। तो ये नहीं है कि हमें उसका प्रोटेक्शन खत्म हो गया, सेलुलर इम्यूनिटी अभी भी काम करेगी। हो सकता है एंटीबॉडीज ना हो, लेकिन और तरह के मेजर्स भी हैं, और तरह का भी हमारे सिस्टम में भगवान जी ने ऐसा सिस्टम डाल के भेजा है जो काम करता है। तो आप एंटीबॉडीज टेस्ट करवाइए ही नहीं कि बिना वजह का वहम रहे। दोनों डोज लीजिए और उस पर भरोसा। ठीक है। कालका से प्रीतम, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीतम जी, क्या सवाल है आपका? मैडम, मैंने ना जी पहले भी 2 सवाल किए थे, तो उसमें मुझे सेटिस्फाइड जवाब नहीं मिला। आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम करें, फिर सवाल कीजिए आप। हेलो जी, अब सवाल कीजिए। हाँ, मैंने वो वैक्सीन के टीके लगवाए थे। हाँ जी, हेलो। ठीक है, अपना सवाल कीजिए आप। हाँ, मेरे को ना फिर मेरे को कोई बीमारी नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, लेकिन वैक्सीन का हमने टीका लगवाया था। आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम करके अगर सवाल पूछेंगे तो हम भी आपको बेहतर सुन पाएंगे और आप भी अपनी बात सही से कह पाएंगे।
चलिए, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए, जो भी दर्शक हमसे जुड़ते हैं उनसे हमारा एक अनुरोध है कि आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें, तभी आपकी आवाज़ हम तक क्लियर पहुंच पाएगी। डॉक्टर दमनजीत, बहुत सारे लोग हैं, अभी हम लगातार वैक्सीनेशन का जिक्र कर रहे हैं और वैक्सीनेशन को लेकर सबसे ज़्यादा भ्रम पैदा हो रहे हैं कि वैक्सीनेशन के बाद बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे लोग। लेकिन बहुत से ऐसे रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पर लोगों तक तमाम सुविधाएँ नहीं पहुँच पाई हैं, उतना हाइजीन के लिए अवेयर नहीं है। क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगी? और आज की अगर हम हरियाणा की सिचुएशन को देखते हैं या फिर देश में बढ़ते मामलों को भी देखते हैं, तो कहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत आपको नज़र आ रही है? जी बिल्कुल, ये हमारा अभी भी जो मेजर पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है वो विलेज बेस्ड ही है। तो हमें जो हमारे प्राइमरी लेवल पे वर्कर्स हैं उन्हीं की मदद से, और जो लोकल लीडर्स हैं, जो रिलीजियस लीडर्स हैं, जो लोकल लीडर्स हैं, क्योंकि उनकी बात शायद हमसे ज़्यादा असरदार होती है, लोगों के पास उन लोग पे ज़्यादा भरोसा रहता है, तो हम उनके थ्रू यही सारा संदेश और ज़्यादा अच्छे से फैला सकते हैं, जागरूकता और कर सकते हैं कि वैक्सीनेशन से कोई हार्म नहीं होता है, बल्कि वैक्सीनेशन एक प्रोटेक्टिव टूल है। ये एकमात्र तरीका है जो हम कर सकते हैं प्रोटेक्शन। जी, अगर होना है इन्फेक्शन हो तो होना है, लेकिन एटलीस्ट सिवियर डिजीज से हम खुद को बचा सकते हैं। तो लोकल लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे जागरूकता की सबसे ज़्यादा जरूरत। ठीक है। जींद से मुकेश, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से कि माइग्रेन पेशेंट भी क्या वैक्सीन ले पाएंगे? देखिए, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी, आप वैक्सीनेशन तो आप ले सकते हैं, लेकिन आप डॉक्टर की सलाह के साथ वैक्सीनेशन करवाइए। बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार हम उनको दिमाग में बहुत बड़ा बना लेते हैं। डॉक्टर नाबाजी, देखिए उनका ये कहना है माइग्रेन की समस्या है, तो क्या वो वैक्सीनेशन ले सकते हैं? आप ले सकते हो आराम से। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी परेशानी है, लोगों के मन में एक बहुत बड़ा भ्रम है वैक्सीनेशन को लेकर, और देखिए हमारे डॉक्टर्स भी लगातार यही सलाह। मैं ये दोहराना चाहता हूँ कि आपका माध्यम के जरिए क्यों ना हम लोगों को डेली ये बताते रहे कि क्रोनिक डिजीज है, माइग्रेन हुआ, दमा हुआ, घुटनों के दर्द हुआ, डायबिटीज हुआ, हार्ट डिजीज हुआ, किडनी डिजीज हुआ, लीवर का डिजीज हुआ, सारे में वैक्सीन लेना और ज्यादा जरूरी है। ये कूट के लोगों के अंदर वो करना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर दमनजीत मैम ने ऑलरेडी कहा है कि हम इनका लोकल लेवल पे, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो शिक्षक है, स्कूल के प्राइमरी शिक्षक, जो बीट कॉन्स्टेबल्स है, जो गांव पंचायत के मेंबर्स है, जो राशन दुकान के जो वो है, व्यवसायी है, व्यापारी है, इनके जरिए मैसेज पहुंचाया जाए कि वैक्सीन अगर नहीं हुआ, ये घर घर में जाते हैं, जनता में घूमते हैं, इनके जरिए हम मैसेज पहुंचा सकते हैं कि वैक्सीन लेने से हानिकारक कुछ नहीं होती है, रादर वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। अगर कोई बीमारी भी है तो डॉक्टर की तत्वावधान में आप आराम से वैक्सीन ले सकते हो। बिल्कुल, बहुत बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आप दे रहे हैं डॉक्टर नाबाजीत। हिसार से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेश। राजेश जी, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरा सवाल है मैम, ये वैक्सीन कोवैक्सीन तो कोवैक्सीन लगेगी, कोविशील्ड लगवाएं, कैसे लगेगी? देखिए, जो वैक्सीन आपने पहले लगवाई है, आप दूसरी डोज भी उसी की लगवाइए, क्योंकि बहुत सारे मामले ऐसे भी सामने आए जहां पर लोगों को दूसरी डोज लगा दी गई, जो कहीं ना कहीं खतरनाक भी है। डॉक्टर दमनजीत, देखिए, एक वैक्सीन आप कोविशील्ड ले रहे हैं, दूसरी आप कोवैक्सीन ले रहे हैं, तो ऐसे में जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो कितने खतरनाक हो सकते हैं? जी, ऐसा कोई डाटा ही नहीं है कि हम दोनों वैक्सीन लें, हमें लेना भी नहीं चाहिए, और मोस्ट ऑफ दी सेंटर्स पे ये अवेयरनेस है। अगर आप अपना पिछला कार्ड लेके जाएंगे तो वो आपको सेकेंड डोज दूसरे वैक्सीन का नहीं देंगे, आप डाटा छुपाएंगे, ऐसा वैक्सीन देंगे, बहुत मेजर कॉम्प्लिकेशन हो सकते ना हो, लेकिन उतनी इफेक्टिविटी नहीं रहेगी। जो वैक्सीन में काम करना है, जो हमने अचीव करने के लिए वैक्सीनेट कराना है खुद को, शायद हम वो इम्यूनिटी को ट्रिगर ना कर पाए। डॉक्टर नाबाजी, देखिए, एक और बहुत बड़ी बहस पूरे देश भर में चली है, बल्कि देश ही नहीं, मैं दुनिया भर की बात करूंगी। बहुत सारे देश जो हैं उन्होंने भी रिसर्च किया है, जो वैक्सीन की मिक्सिंग है उसको लेकर आपकी क्या ओपिनियन है? वैक्सीन की मिक्सिंग को लेकर बहुत सारी बातें सामने आई। ओके, इसकी मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके बताना चाहता हूँ, जो आम तौर बहुत संक्षेप में डॉक्टर नाबाजी, समय की थोड़ी कमी है।
जैसा कि आपका प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए आपने दिल्ली पुलिस का मदद ले सकते हो या बीएसएफ का मदद ले सकते हो। आधा काम दिल्ली पुलिस से होगी, आधा काम अगर बीएसएफ से होगी, दोनों काम ही कोई सक्सेसफुल नहीं होगी। सो इसीलिए शरीर का जो इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए एक प्रकार का वैक्सीन है, वो एक प्रकार का काम करते हैं। कोवैक्सीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग है, कोविशील्ड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग है, स्पुतनिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग है। सो जो भी वैक्सीन है उसी का शेड्यूल में होनी चाहिए। मिक्सिंग करने से क्या होगी क्या नहीं होगी इसकी साइंटिफिक डाटा बन रही है। ज्यादातर डाटा इसको आज का डेट ठीक है डॉक्टर नाबाजीत, थोड़ी समय की कमी है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर दमनजीत कौर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन के भीतर बहुत सारे सवाल हैं और हम कोशिश यही करते हैं कि अपने इस कार्यक्रम के जरिए उन तमाम सवालों का जवाब आपको दे पाएं। बहुत ज़रूरी है कि आप वैक्सीन लगवाएं क्योंकि यही एक सुरक्षा चक्र है। लगातार ITV ग्रुप आपसे यही गुजारिश करता है कि अपने आप को सुरक्षित रखिए। इसी के साथ हेलो डॉक्टर में आज इतना ही। नमस्कार।